नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर में जो फील्ड उत्तेजना होती है जिसमें रोटर में धारा प्रवाहित कराते हैं, उस धारा का कितना प्रभाव होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजना का क्या प्रभाव होता है। उस धारा के मान को कम करेंगे, धारा के मान को नहीं बढ़ाएंगे या धारा के मान को अधिक कर देंगे तो मोटर में क्या इफेक्ट होगा। इसका मतलब एक्साइटेशन इफेक्ट ऑफ इन सिंक्रोनस मोटर कि एक्साइटेशन जो होगा, उत्तेजना धारा होगी जो फील्ड वाइंडिंग में होगी, जो रोटर में प्रवाहित करवाएंगे एक्साइटर के द्वारा, उस धारा का में परिवर्तन करेंगे तो क्या कहाँ परिवर्तन होगा, क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। और दोस्तों, यही वो टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर को, मतलब कि कहते हैं सिंक्रोनस मोटर मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण मोटर है। किसके ऊपर है? ये सिर्फ उस उत्तेजना धारा के ऊपर है कि एक्साइटेशन धारा, एक्साइटेशन का मोटर पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके ऊपर ही लगभग एक क्वेश्चन अवश्य सकता है। कैसे? जैसे पूछा जाएगा कि आपसे सिंक्रोनस मोटर कौन से पावर फैक्टर पर कार्य करती है, तो क्या कह सकते हैं? लीडिंग पावर फैक्टर पर, लैगिंग पर, यूनिटी पर? नहीं, तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तीनों पर कैसे करती है? जब तक कि आज तक की सारी मोटर, सभी मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती हैं, तो ये मोटर में ऐसा क्या है जो कि लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करती है। ये उसमें इतना ही मतलब इस मोटर में इस उत्तेजना का ही प्रभाव है जो कि पावर फैक्टर पर को परिवर्तन करता है। तो उत्तेजना का ही सबसे बड़ा रोल है और तो उत्तेजना के आधार पर ही मोटर को इम्पोर्टेंट माना गया है। वैसे तो मोटर की विशेषता है कि वो स्थिर गति पर चलने वाली है, लेकिन उस विशेषता के कारण मोटर को कम प्रयोग करते हैं, लेकिन इस विशेषता के कारण, पावर फैक्टर की विशेषता के कारण मोटर को अधिक प्रयोग करते हैं। तो इस मोटर में ऐसा क्या होगा, इस मोटर में धारा प्रवाहित करवाएंगे तो क्या होगा, उसके बारे में आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो क्या पढ़ने वाले आज कि तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजना का प्रभाव क्या होता है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। आप किसी भी पेपर को खोल के देखोगे, अवश्य आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सिंक्रोनस कंडेंसर किसे कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर किसे कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर की विशेषता क्या होती है, सब कुछ यही इसी एक आज वीडियो पढ़ेंगे। इसमें राज छुपने हुआ है, मुझे सब कुछ राज छुपा हुआ है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और पॉइंट टू पॉइंट मेरी बातें समझिए, और फिर आप अपने नोट्स में ऐड करते चले जाइए, अर्थात नोट्स बनाते चले जाइए, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं। अगर आपके आज जो कॉन्सेप्ट है ना, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर वाला, वो भी आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग में भी जो कन्फ्यूज है वो भी दूर हो जाएगा। तो तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजना का प्रभाव देखेंगे आज। क्या देखेंगे? सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना का प्रभाव। तुल्यकालिक मोटर में किस में देखेंगे? तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजना का प्रभाव। उत्तेजना कहाँ से होगी? एक्साइटेशन। देखो कहाँ से होगा, आप लोग इतना जानते हो, सिंक्रोनस मोटर के 2-3 वीडियो देख लिए हैं। मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? एक स्टेटर होता है जिसमें मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक रोटर होता है जिस पर फील्ड वाइंडिंग होती है, और एक एक्साइटर होता है जो कि रोटर को डीसी सप्लाई देता है। मैं आपको उसका थोड़ा प्रारूप दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो कैसे क्या होने वाला है, इस उत्तेजना को, उत्तेजना कैसे बढ़ाएंगे। गौर से सुनना मेरी बातें। देखो मैं आपको ये स्टार्टर दिखा देता हूँ, स्टार्टर मतलब आर्मेचर दिखा देता हूँ। आर्मेचर में क्या होगी? फील्ड वाइंडिंग, सॉरी आर्मेचर वाइंडिंग होगी। अब आर्मेचर वाइंडिंग कैसे होगी? 3 फेज की मोटर तो 3 फेज की वाइंडिंग होगी। मैं यहाँ आपको वाइंडिंग दिखा देता हूँ, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं, कि माना कि ये आर्मेचर पर वाइंडिंग कर रखी है आप लोगों ने। पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा कि ताकि आप अच्छी तरह समझ सको। माना कि ये 3 फेज की वाइंडिंग कर रखी है, कैसी है? 3 फेज की। क्या सप्लाई देंगे? एसी सप्लाई देंगे। आप लोगों को पता है कि मोटर में, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर अर्थात आर्मेचर में एसी सप्लाई दी जाती है। 3 फेज की होगी तो 3 फेज एसी सप्लाई दे देंगे। गौर से सुनना मेरी बात। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर रोटर होगा। अब रोटर होगा तो रोटर में क्या सप्लाई देंगे? डीसी सप्लाई देंगे। मैं आपको 2 पोल का रोटर दिखा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ सारी बातें। मैं यहाँ आपको 2 पोल का रोटर दिखा देता हूँ। माना कि ये 2 पोल का रोटर दिखाया मैंने आपको, ये दिखा दिया आप लोगों का 2 पोल का रोटर। ये N और ये S 2 पोल का दिखा दिया मैंने आपको। अब सेलेंट पोल टाइप, लगभग सेलेंट पोल टाइप का रोटर होता है। इसके ऊपर क्या आती है? वाइंडिंग होती है। ये भी आप लोग देख चुके हो। इसके ऊपर कौन सी वाइंडिंग होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है। ये फील्ड वाइंडिंग दिखा दी। इसको क्या देंगे? डीसी देंगे। किससे देंगे डीसी? ये एक्साइटर से डीसी मिलती है। माना कि प्लस माइनस, ये किससे देंगे? एक्साइटर से देंगे। एक्साइटर इसके अंदर लगा होता है, इतना आप जान चुके हो। अब देखो क्या होने वाला है, इसमें आप 3 फेज सप्लाई देखो। वैसे आप देख चुके हो, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है? ये आपका स्टेटर है, मतलब आर्मेचर, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग रहेगी। ये क्या आपका? ये रोटर आपका।
ठीक है, ये आपकी क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है आपकी। और ये क्या है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। अब आप लोग इतना मतलब कि इसको विद्युत सप्लाई से, 3 फेज सप्लाई से देंगे, धारा प्रवाहित करवा देते हैं। सपोज करना इसमें से धारा प्रवाहित होगी, इसको सप्लाई से संयोजित करते ही क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो ये क्या करेगा, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा। ये आर्मेचर क्या करेगा, ये घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा। ये हो गया घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स। कैसे होगा, ये इसकी दिशा ये होगी, घूमने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ये होगी। माना कि ये आप लोग की घूमने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। ये तो आर वाई बी पे डिपेंड करता है कि इसकी दिशा कैसे होगी। मैं आपको बताता हूँ, ये क्लॉकवाइज है, मान लीजिए क्लोज, ये क्या है, ये फाई ये है, किसका है, स्टेटर का है। ठीक है ना, स्टेटर में रोटिंग मतलब स्टेटर का घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स है, ये घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स है। अब इसमें आपको ने क्या दी, इसमें डीसी दी, किसके द्वारा दी, एक्साइटर के द्वारा दी। गौर से सुनना मेरी बात है। अब आप लोगों ने ये क्या है, ये देखो, ये तो आपका है रोटर, ये तो स्टेटर है, ये रोटर और स्टेटर के बीच में क्या है, एयर गैप है। ये क्या है, एयर गैप है। अब देखो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स स्थिर चुंबकीय फ्लक्स होगा। कैसा, रोटर का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे FR, ये क्या है, रोटर का चुंबकीय, मतलब कि फील्ड जो चुंबकीय फ्लक्स है वो है, क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स मान लेते हैं। ये क्या होगा, स्थिर है। ये क्या है, घूर्णित, घूमने वाला होगा, ये स्थिर होगा। इतना तो आप लोग देख चुके हो। अब देखो इसमें क्या होगा, एयर गैप जो है, एयर गैप इसे कहेंगे स्टेटर और रोटर। स्टेटर, आर्मेचर और रोटर के बीच में जो स्थान होता है उसको एयर गैप कहते हैं। एयर गैप में 2 चुंबकीय फ्लक्स होंगे आप लोगों को। 2 चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, देखो ये एयर गैप है, यहाँ पे ये एयर गैप है, इसमें 2 चुंबकीय फ्लक्स होंगे। एक तो स्टेटर का होगा फाई S मान लेता हूँ, और एक रोटर का होगा फाई R मान लेता हूँ। ये स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स है और ये फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है, मतलब क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स है। 2 चुंबकीय फ्लक्स होंगे कि नहीं होंगे, 2 चुंबकीय फ्लक्स होंगे तो कर सकते हैं। इसमें देखो स्टेटर में 3 फेज सप्लाई संयोजित करने पर स्टेटर वाइंडिंग घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी। लिखते चला जाना मेरी बात है। स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते ही स्टेटर मतलब आर्मेचर मान लो, स्टेटर मान लो, घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है। अब रोटर को डीसी सप्लाई देंगे, रोटर को डीसी सप्लाई से संयोजित करने पर रोटर क्या करेगा, फील्ड वाइंडिंग अर्थात डीसी फील्ड वाइंडिंग में डीसी के कारण स्थिर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। 2 चुंबकीय फ्लक्स हो गए, ये घूर्णित हो गया, ये स्थिर हो गया। एयर गैप के अंदर स्टेटर और रोटर के बीच का जो स्थान है, किसमें, स्टेटर और रोटर के बीच का जो स्थान है, ये क्या है, एयर गैप है। एयर गैप होगा, उसमें 2 चुंबकीय फ्लक्स प्रभावी होंगे। 2 चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, मेन चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, यहाँ पे कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, 2 चुंबकीय फ्लक्स का समावेश होगा। कौन कौन से होंगे, एयर गैप में देखो, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। एयर गैप में 2 चुंबकीय फ्लक्स होंगे। यहाँ पे एयर गैप क्या है, रोटर और स्टेटर के बीच का स्थान है। एयर गैप में 2 चुंबकीय फ्लक्स होंगे, 2 चुंबकीय फ्लक्स हैं। अब कौन कौन से हैं, एक तो होगा स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स, एक स्टेटर फ्लक्स, और दूसरा कौन सा होगा, रोटर फ्लक्स। ठीक है, ये होगा रोटर फ्लक्स। ये कैसा है, ये घूर्णित है। ये कैसा है, ये घूर्णित है, क्योंकि पॉलीफेज की है, घूर्णित है, घूर्णित फ्लक्स। और ये कैसा है, स्थिर फ्लक्स है। किसके कारण, ये एसी के कारण है। ये किसके कारण हुआ, मान लेते हैं ये एसी के कारण हुआ, और ये किसका है, ये डीसी के कारण हुआ। पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूँ, देखो आपका मैं। तो इसमें कितना होगा, 2 चुंबकीय फ्लक्स। एयर गैप में क्या होगा, फाई S स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स मान लेता हूँ, और फाई R 2 चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा आपका ये। ठीक है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक्साइटेशन फ्लक्स मान लेते हैं, या एक्साइटेशन इफेक्ट मान लेते हैं, इसके ऊपर होता है। इस फ्लक्स के ऊपर एक्साइटेशन, उत्तेजित प्रभाव कहाँ होगा, उत्तेजना प्रभाव होगा यहाँ पे, इन दोनों पे उत्तेजना प्रभाव होगा यहाँ पे। तो उत्तेजना प्रभाव इसमें फील्ड वाइंडिंग में धारा पड़ेगा तो किसके ऊपर प्रभावित करेगी, इस चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करेगी। बस इसमें अधिक होगा या कम होगा, उसकी बातें कर लेते हैं। अब देखो आगे बताता हूँ क्या होता है। इतनी बातें यदि आप समझ सके हो, मैंने 0 लेवल से बता रहा हूँ, इतनी बातें समझ सके हो कि यहाँ 2 चुंबकीय फ्लक्स होंगे। अब क्या होगा, स्टेटर द्वारा, स्टेटर जो धारा होगी, यहाँ ये क्या है, देखो ये धारा क्या है, ये IA है, आर्मेचर धारा है। ये क्या है, आर्मेचर धारा है IA। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मोटर पर लोड डालेंगे,
मोटर के आर्मेचर धारा, ये आर्मेचर धारा किसके ऊपर डिपेंड करती है? मोटर पर लोड डालते हैं, लोड के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टेटर धारा मान लो या आर्मेचर धारा किसके ऊपर निर्भर होती है? देखो जो मोटर के लोड कहाँ डालेंगे? शाफ्ट के ऊपर लोड डालेंगे, यांत्रिक लोड डालेंगे, यांत्रिक लोड से ये धारा बढ़ेगी। तो कह सकते हैं इसमें आई ए किसके ऊपर डिपेंड है? आई ए लोड पर डिपेंड होती है, आई ए लोड पर निर्भर होती है कि नहीं होती है? लोड बढ़ाएंगे तो ये धारा, इसके ऊपर धारा में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। रोटर की धारा पर, रोटर की धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लोड बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब कह सकते हैं कि लोड बढ़ेगा, देखो लोड बढ़ेगा तो आई ए क्या होगी? बढ़ेगी, और लोड घटेगा तो आई ए घटेगी। इसके ऊपर डिपेंड होगी ये धारा। आ गई? तो कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर मान लो, किसी भी प्रकार की मोटर मान लो, उसमें आर्मेचर धारा लोड के ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन अब एक चीज और देखना, यहां सारी बातें समझ चुके हैं, समझते आ रहे हैं। क्षेत्र उत्तेजना में परिवर्तित करने से इसकी धारा में कब परिवर्तन हुआ? इसकी धारा में लोड के कारण परिवर्तन हुआ। तो इस धारा में, इसमें जो धारा प्रवाहित करवाएंगे, किसमें? इसमें जो धारा प्रवाहित करवाएंगे आई एफ फील्ड में, ये फील्ड है ना, मैंने आपको बताया क्या है? फील्ड वाइंडिंग है। ये आपकी क्या है? फील्ड वाइंडिंग है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगी। इसमें आई एफ प्रवाहित होगी। ये कब होगा? यहाँ से इसके ऊपर रियोस्टेट लगा रहता है, ये जो एक्साइटर होता है ना, एक्साइटर के साथ इसमें रियोस्टेट लगाएंगे, इसमें परिवर्तन कराएंगे तो आई एफ का मान परिवर्तन होगा। अब आई एफ में परिवर्तन में फील्ड वाइंडिंग में परिवर्तन कराएंगे तो क्या होगा? मान लो कि धारा तेज कर दी, अधिक कर दी तो इसका चुंबकीय फ्लक्स अधिक हो जाएगा। किसका? रोटर का चुंबकीय फ्लक्स। धारा कम कर दी तो रोटर का चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि क्षेत्र धारा में क्षेत्र उत्तेजना, इसको कहेंगे उत्तेजित, इसको उत्तेजित कर रही है, इसको चुंबक मतलब इसको पोल को उत्तेजित कर रही है, तो उत्तेजना धारा कह सकते हैं इसको। अब देखो इसमें आप परिवर्तन करोगे ना तो ये भी प्रभावित होगी, ये प्रभावित होगी, एक तो याद रखना ये प्रभावित होगी, और लोड कौन होगा? इन दोनों की, इसमें जो पोल होगा और इनमें पोल होगा, दोनों में परिवर्तन होगा। तो कह सकते हैं कि क्षेत्र धारा में परिवर्तन करने से क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्षेत्र धारा में आई एफ, क्षेत्र धारा क्या है? आई एफ है। आई एफ में परिवर्तन करने पर आई ए मतलब आर्मेचर धारा, याद रखना आई ए आर्मेचर धारा, और लोड कोण में परिवर्तन होता है, वह लोड एंगल बढ़ाऊंगा जिसको अल्फा से दर्शाएंगे आज, और इसी वीडियो में बताऊंगा अल्फा से दर्शाते हैं। देखो लोड एंगल में परिवर्तन होता है ना, ये लोड में परिवर्तन होता है। लेकिन किस में परिवर्तन होगा? इसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी इनपुट पावर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें इनपुट वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो कहाँ परिवर्तन होगा? आई एफ क्षेत्र उत्तेजना, ये क्या है? उत्तेजित क्षेत्र उत्तेजना है। ये क्या है? क्षेत्र उत्तेजना है। क्षेत्र उत्तेजना में परिवर्तन करने से आई ए आर्मेचर धारा और लोड एंगल में परिवर्तन होता है। लोड एंगल को अल्फा से दर्शाते हैं, में परिवर्तन होता है। लेकिन एन का मतलब कि इसमें गति, इनपुट पावर, लोड इनपुट पावर में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखना मेरी बात। दो बातें आ गई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि इसमें देखो, इसमें क्या स्थिर रहेगा? इसमें आप लोगों का मैं दिखा देता हूं, आपको लिख के दिखा देता हूं कि इसमें देखो ये आप लोगों ने वोल्टेज दिया, इसको इनपुट वोल्टेज दिया, वोल्टेज स्थिर है। आप लोगों ने वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं किया, वोल्टेज स्थिर रहेगा। और इनपुट पावर वी आई, इनपुट पावर इसमें क्या है? स्थिर ये रहेगा। इनपुट पावर स्थिर रहेगी, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना? ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट। इसमें जो दे रहे हैं वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट पावर भी स्थिर है। तो फिर ये आई ए का मान किसके ऊपर डिपेंड हो गया? आई ए सीधे ही इसके ऊपर डिपेंड होगी। किसके ऊपर? आई एफ पर। क्योंकि आई ए देखो, आई एफ में परिवर्तन करने पर आई ए परिवर्तित होती है, लोड एंगल परिवर्तित होता है, लेकिन गति और इनपुट पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ एक सीधी सी बात लिख सकते हैं, यहाँ एक सीधी सी बात लिख देते हैं। इस मोटर की बात करें, एक्साइटेशन की बात करें, यहाँ सीधी सी बात लिख सकते हैं कि रोटर फील्ड आई ए का मान लिख देंगे यहाँ वी एंड इनपुट पावर स्थिर होती है, स्थिर होती है। तो आई एफ पर निर्भर होगी,
IAIF पर निर्भर होगी, क्योंकि आपने वोल्टेज स्थिर दिया है, इनपुट पावर स्थिर दी है, गति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, गति भी स्थिर रहेगी, इनपुट पावर स्थिर है, वोल्टेज स्थिर है। तो अब इसमें क्या बच गया, ये IA इसके ऊपर डिपेंड होगी, ये होगी इसके ऊपर IA का मान। मतलब अब आर्मेचर की धारा कब बदलेगी, जब आप एक्साइटेशन धारा को रोटर में धारा बढ़ाएंगे तो ये प्रभावित होगी, रोटर में धारा घटाएंगे ये प्रभावित होगी। अब एक चीज़ और देखना, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात और देखना कि बहुत कुछ मतलब कि एक अच्छा पॉइंट निकलने वाला है कि ये जो आप लोगों ने इसको घुमाया, ये देखो आप इसको कैसे भी आप इसको NS गति पर घुमाएंगे, इसमें जो गति होगी NR, और ये घूमने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र की गति वो कैसी है NS, लेकिन इस सिंक्रोनस मोटर में NS बराबर NR होता है, ये इसके बराबर घूमेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स तो ये भी घूम गया। पहले तो क्या था, स्थिर था, लेकिन इसने मैग्नेटिक लॉकिंग की और ये रोटर किसके बराबर घूम गया, NS के बराबर, तो चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है और ये वाइंडिंग आपकी स्थिर है। गौर से सुनना, ये वाइंडिंग आपकी स्थिर आर्मेचर की, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स आप लोगों ने घुमा दिया। कैसे घुमा दिया कि रोटर घूम गया, तो क्या ये चुंबकीय फ्लक्स इसको नहीं काटेगा, इस वाइंडिंग को काटेगा, चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग को काटेगा नहीं, चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग को काटेगा तो इसमें EMF उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होगा, EMF उत्पन्न होगा। तो कह सकते हैं रोटरी फील्ड वाइंडिंग में IF धारा प्रवाहित करवाने पर, इसमें धारा प्रवाहित करवाएंगे तो स्थिर चुंबकीय फ्लक्स होगा, स्थिर चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा, आर्मेचर वाइंडिंग को काटेगा और आर्मेचर वाइंडिंग में EMF उत्पन्न होगा जो कि बैक EMF कहलाता है। गौर से सुनना मेरी बात। तो ये होगी बात यहाँ पे कि IF के कारण रोटर फील्ड वाइंडिंग लिख सकते हैं, रोटर फील्ड वाइंडिंग में, रोटर फील्ड वाइंडिंग में, इसमें रोटर फील्ड वाइंडिंग ये नहीं, इसमें ये IF, ये रोटर फील्ड वाइंडिंग में IF मतलब कि क्षेत्र उत्तेजना या फील्ड धारा प्रवाहित करने पर आर्मेचर वाइंडिंग में, किसमें होगा, आर्मेचर में, आर्मेचर वाइंडिंग मान लो या आर्मेचर में किसके नियमानुसार EMF उत्पन्न होगा, गौर से सुनना, प्रवाहित करना आर्मेचर में फैराडे के नियमानुसार लिख लगेंगे, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार EMF उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, ये सब मोटर जैसे DC मोटर में होता है। तो अब देखो इस वाइंडिंग में आप लोगों ने एक V दिया और एक E उत्पन्न हो गया, एक V तो दिया और एक V उत्पन्न हो गया, तो बोलो वो EMF क्या काम करेगा, इस वोल्टेज के विरोध में काम करेगा। ये आप लोग दिया नहीं, इसके विपरीत दिशा में काम करेगा, ये आप लोगों ने दिया है इसकी विपरीत काम करेगा, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, इस EMF को बैक EMF कहते हैं। क्या कहेंगे, इस EMF को बैक EMF, जिसको EB से दर्शाते हैं, इसको EB से दर्शाते हैं, ये याद रखना। तो सिंक्रोनस मोटर में भी बैक EMF होता है, किसके कारण होगा, इस फील्ड वाइंडिंग के कारण होगा, फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करवाएंगे उसके कारण होगा। अब कितना EMF उत्पन्न होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कितनी धारा प्रवाहित करवाते हैं। इसमें धारा बढ़ाएंगे, गौर से सुनिए, इसमें धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक होगा, जितना चुंबकीय फ्लक्स अधिक काटेगा उतना EMF का मान अधिक होगा। तो अब ये EMF बैक EMF किसके ऊपर डिपेंड हो गया, ये हो गया इस फील्ड वाइंडिंग की धारा पर, फील्ड वाइंडिंग में धारा कितनी प्रवाहित करेगी उसके ऊपर डिपेंड हो गया। और ये बैक EMF भी आपको बताएगा कि धारा लेगिंग चलेगी, लीडिंग चलेगी या यूनिटी चलेगी। तो कैसे बताएगा, देखो अब मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पहले तो नॉर्मल धारा रखेंगे, किसमें, इस फील्ड वाइंडिंग में, क्योंकि ये तो स्थिर धारा होगी, इसमें तो लोड के अनुसार लोड का तो मतलब ये धारा डिपेंड बदलेगी तो ये बदलेगी, तो सब कुछ इस फील्ड वाइंडिंग की धारा पर निर्भर हो गया। बैक EMF फील्ड वाइंडिंग की धारा पर निर्भर हो गया और आर्मेचर की धारा फील्ड वाइंडिंग की धारा पर निर्भर होगी। तो मतलब अब आपका नतीजा ये निकल के आने वाला है कि फील्ड वाइंडिंग या क्षेत्र उत्तेजना परिवर्तित करने से क्या क्या परिवर्तित होगा, किसके ऊपर ये प्रभाव डालेगी, उसकी बात करते हैं। तो अब आपको 3 कंडीशन दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। एक दिखाऊंगा कि इसमें नॉर्मल धारा प्रवाहित करवाएंगे, एक दिखाएंगे धारा का मान कम करेंगे और एक धारा का मान अधिक करेंगे। 3 कंडीशन आपके सामने आएंगे और तीनों के तीनों कंडीशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स में जरूर लिखना और बातें गौर से सुनना, क्योंकि तीनों के तीनों टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि तीनों ही पॉइंट, तीनों ही जो धारा परिवर्तित करवाएंगे 3 बार करवाएंगे और तीनों के तीनों ही धारा ही पावर फैक्टर पर निर्भर होता है, पावर फैक्टर उसके ऊपर निर्भर होता है।
तो अब सबसे पहली कंडीशन आपको बताता हूँ, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। सबसे पहली कंडीशन बताता हूँ, किसमें, इसी मोटर में बताता हूँ, आपके सामने है, इसी में बताता हूँ। धारा कहाँ से प्रवाहित करवाएंगे, ये रियोस्टेट से करवाएंगे। ये यहाँ पे क्या लगा रखा है, आप लोगों को पता, मैंने आपको दिखाया था, ये क्या है, ये एक्साइटर है दोस्तों, ये क्या है, ये एक्साइटर है, इससे धारा मिल रही है आपको। और एक्साइटर क्या होता है, आपको पता है, डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है, जो कि फील्ड वाइंडिंग को धारा देता है। ये फील्ड वाइंडिंग है। अब गौर से सुना मेरी बातें, क्या होगा, नॉर्मल एक्साइटेशन की बात करेंगे, सामान्य धारा की, सामान्य उत्तेजना की बात करेंगे। पहले की बात करेंगे सामान्य उत्तेजना, मतलब कि सामान्य धारा प्रवाहित करवाएंगे, नॉर्मल एक्साइटेशन। ये नॉर्मल एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब सामान्य धारा पर क्या होगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इस वाइंडिंग में दो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हैं। ये इस एयर गैप में दो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित है, एक तो स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स होगा, एक रोटर का चुंबकीय फ्लक्स होगा नहीं। सामान्य उत्तेजना पर क्या होगा, देखो यहां से माना कि 100% आप लोगों ने फ्लक्स है, यहाँ पे 100% फ्लक्स है। सामान्य धारा पर क्या होगा कि दोनों जो फ्लक्स होंगे वो कैसे भी करके, मतलब इसका चुंबकीय फ्लक्स, इसका चुंबकीय फ्लक्स दोनों बराबर होंगे, ऐसे मान लेते हैं। इसका चुंबकीय फ्लक्स और इसका चुंबकीय फ्लक्स दोनों बराबर है, नॉर्मल धारा मान लेते हैं, और 100% चुंबकीय फ्लक्स है इसमें, है ना। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ क्या होगा, एयर गैप में दोनों चुंबकीय फ्लक्स मानेंगे, एयर गैप में 100% चुंबकीय फ्लक्स है, किसमें, नॉर्मल धारा पर। तो इतना ही चुंबकीय फ्लक्स इसका है, इतना ही चुंबकीय फ्लक्स इसका है, तो इसमें ईबी कितना होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ईबी का मान देखो, आपके सामने काफी बार पूछा जाएगा, ईबी का मान वी के बराबर होता है। ईबी का मान वी के बराबर, नॉर्मल कंडीशन में इसमें बैक ईएमएफ का मान वी के बराबर हो जाएगा। तो ये मोटर यांत्रिक लोड लेने के लिए संभव है, ये मोटर यांत्रिक लोड लेने के लिए संभव हो जाती है। तो एक चीज और आती है, तो इसमें जो ई का मान, रिजल्टेंट ई बचेगा कि यहाँ वी ई बी के बराबर हो गया, और ई बी क्या करता है, इसका विरोध करता है। तो इस आर्मेचर वाइंडिंग में परिणामी ईएमएफ कितना बचेगा, परिणामी वोल्टता कितना बचेगी। तो एक आपको ईएमएफ और आएगा आपके सामने, ई आर आएगा, रिजल्टेंट ईएमएफ, रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज या ईएमएफ कर देते हैं। रिजल्टेंट ईएमएफ मतलब कि वी व ईबी का अंतर, दोनों का अंतर रिजल्टेंट ईएमएफ है जो इसमें कार्यरत होगा। रिजल्टेंट ईएमएफ पर ही पावर फैक्टर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट ईएमएफ पर ही पावर फैक्टर डिपेंड करेगा, इन दोनों में कितना अंतर है। अब ये ईएमएफ ईबी का मान कब बढ़ेगा, इसमें आईएफ में परिवर्तन करेंगे तब ईबी का मान परिवर्तित होगा, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। अब देखो मेरी बातें एक एक पॉइंट पर लिखना। सामान्य उत्तेजना पर क्या होगा, सामान्य उत्तेजना पर ये दोनों का मान बराबर होगा, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो किसमें, आई ए। सामान्य उत्तेजना पर आई ए का मान, आई ए वी के इन फेज होगी। इन फेज का मतलब यहां आपको देखो, इसमें यदि चुंबकीय फ्लक्स अधिक होता, 100% चुंबकीय फ्लक्स माना कि 105% चुंबकीय फ्लक्स चला गया, कोई सा भी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, किसी भी प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, तो आपको यहाँ पे उस चुंबकीय फ्लक्स को कम करने के लिए धारा का मान अधिक चाहिए, तो वो भी जरूरत नहीं है। और यदि कम होता, 90% होता, तो आपको चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो भी आपको वो जरूरत नहीं, 100% चुंबकीय फ्लक्स पर। इसका मतलब आपको मैग्नेटाइज धारा की जरूरत नहीं है कि और चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल संपूर्ण चुंबकीय मोटर आराम से यांत्रिक लोड लेने के लिए है और मोटर चल रही है। तो क्या होगा, आई ए वी के इन फेज होगी, और एयर गैप में 100% चुंबकीय फ्लक्स होगा। नॉर्मल धारा में एयर गैप में 100% जितना भी आपको मानते हो, जैसे कि 500 मतलब कि वेबर मान लेते हैं, या 100 वेबर मान लेते हैं, 10 मिली वेबर मान लेते हैं, जो भी है 100% फ्लक्स होगा। यहाँ एयर गैप में दोनों का फ्लक्स है, किसका है, ये दोनों फ्लक्स मिला के एयर गैप में दोनों। और क्या होगा इसमें भी, देखो एयर गैप में 100% फ्लक्स, कोस फाई क्या होगा, इस मोटर का पावर फैक्टर यूनिटी होगा। तो काफी बार पूछा जाएगा आपसे कि नॉर्मल एक्साइटेशन पर सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर 1 होता है, या लैगिंग होता है, या लीडिंग होता है, 1 होता है। और मोटर जो आर्मेचर है, मोटर का आर्मेचर है, तो प्रति फेज इन फेज धारा कितने लेगा, मोटर का आर्मेचर क्या करेगा, प्रति फेज, आर्मेचर प्रति फेज V इंटू आई ए पावर लेगा। क्या करेगा, आर्मेचर प्रति फेज V इंटू आई ए आराम से धारा, लेकिन लेगिंग होती तो कोस फाई लगाते, लीडिंग होती तो साइन फाई लगा देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ लिखना पड़ेगा कि इन फेज में इन फेज धारा होगी या नॉर्मल एक्साइटेशन होगा, 100% ईएमएफ होगा, तो कितना मोटर आर्मेचर प्रति फेज V इंटू आई ए पावर लेगा आपकी, ये पावर एक पॉइंट आता है आप लोगों का।
और ये पावर लोड को यांत्रिक लोड मतलब मोटर को यांत्रिक लोड सहन करने के लिए होती है। ये यांत्रिक भार लगा सकते हैं इस मोटर पर, इसी पावर पर यांत्रिक भार मतलब इसको मैकेनिकल लोड लगा सकते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। तो क्या होगा यहाँ पे कंडीशन बदलेगी कि ये VIA इन फेज होंगे, VIA इन फेज होंगे। यहाँ पे एक कंडीशन आपकी आ गई। इस स्थिति में क्या होगा, देखो एक चीज आती है, दो चीजें बच गई आपके सामने। एक तो बच गया EB का मान और एक बच गया ER का मान। एक बच गया आपके सामने ER का मान। ये धारा पूछा जाएगा आपसे IA और इसमें क्या अंतर होगा। इसमें जो ER बचेगा मतलब कि दोनों बराबर हैं, यदि दोनों लोड लगाएंगे तो इसमें ER का मान कितना होगा। ER क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज। इसमें जो परिणामी वोल्टेज बचेगा उसमें और IA में क्या संबंध होगा, तो ये IA इसके 90 डिग्री लैग हो गया। देखना मोटर में परिणामी वोल्टेज के मोटर में आर्मेचर धारा परिणामी वोल्टेज के 90 डिग्री लैग करती है। याद रखना 90 डिग्री लैग करती है। ये इसके 90 डिग्री लैग करती है, लेकिन इसके इस V के इन फेज रहेगी। तो कर सकते ये E और ये जो रिजल्टेंट, देखो अब एक मैं डायग्राम और दिखा देता हूँ आपको। EB का मान देखो, इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि आपका ये V है और ये IA है, दोनों इन फेज हैं V के। लेकिन यहाँ से देखा जाए, वापस देखो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये क्या है, ये आपका मान लीजिए EB है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों बराबर हैं। EB V के विरोध में होता है, EB उल्टा विरोध करता है किसका, V का। लेकिन यहाँ से कुछ लोड एंगल होगा, मोटर में लोड एंगल होगा, अल्फा का मान होगा। तो अल्फा का मान EB अल्फा पे डिपेंड करते हो, तो अल्फा का मान कुछ यहाँ हो जाएगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी कोण होगा, ये अल्फा, ये लोड कोण है। अल्फा क्या होता है, इसके पोल और इसके पोल के बीच का कोण होता है। इसके पोल और इसके पोल के बीच का कोण होता है। सिंक्रोनस स्पीड 1-2%, 0.12% ऊपर नीचे होती है तो कोण बन जाता है। उसके ऊपर EB का मान निर्भर करता है, ये EB है। तो अब देखो क्या होगा, ये EB जो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से IA के बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो ये क्या आपका होगा ER। तो याद रखना EB तो इसके विरोध में हो गया, इसकी EB तो इसकी मतलब विपरीत दिशा में होगा। IA ER के 90 डिग्री लैग होती है। देखो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है वो लीड होता है, और क्लॉकवाइज चलता है वो लैग होता है। तो IA इस ER के क्लॉकवाइज है, IA इस ER के क्लॉकवाइज है। या फिर ये कह सकते हैं कि ER रिजल्टेंट वोल्टेज IA के लीडिंग होता है। तो अल्फा कोण किसे कहेंगे, अल्फा कोण होगा, ये मैंने आपको बताया अल्फा कोण, ये किसके मध्य का है, ये रोटर और स्टेटर के पोल के बीच का कोण है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे, मैं बैठा के लिख देता हूँ यहाँ पे कि अल्फा कोण क्या है, रोटर और स्टेटर के बीच का कोण है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। लोड बढ़ेगा, इसकी गति कम होगी, ये NS पर घूम रहा है तो इसके बीच में कोण उत्पन्न होगा। और ये अल्फा कोण को क्या कहेंगे, मंदक कोण कह सकते हैं। ये मंदक कोण है, इसको लोड कोण कह सकते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि अल्फा कोण क्या होता है। सिंक्रोनस मोटर में अल्फा कोण में कि रिटार्डेशन कोण किसे कहते हैं, रोटर और स्टेटर के पोल के बीच का कोण होता है अल्फा कोण। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। लोड का मान घटेगा, लोड का मान बढ़ेगा, उसके ऊपर इस कोण का मान भी घटता बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अल्फा समानुपाती क्या होगा, अल्फा समानुपाती लोड। ठीक है, अल्फा समानुपाती लोड हो गया। तो ये कह सकते हैं कि लोड के ऊपर भी इस EB का मान डिपेंड करता है और इस पावर फैक्टर का मान भी डिपेंड करता है। तो ये कह सकते हैं कि मोटर इस कंडीशन में, कौन से नॉर्मल कंडीशन में मोटर की, अब इसमें निष्कर्ष क्या निकला कि नॉर्मल कंडीशन में सामान्य उत्तेजना पर मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करती है, यूनिटी cos फाई पर कार्य। काफ़ी बार पूछा जाता है, नॉर्मल कंडीशन पर, नॉर्मल उत्तेजना पर ये यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करती है। एक बात ये होगी। दूसरी बात होगी EB का मान V के बराबर होता है, ये होगी। तीसरा होगा IA EB V के इन फेज होती है, ये आपका निष्कर्ष निकलता है। और तीसरा निष्कर्ष निकलता है कि IA ER रिजल्टेंट वोल्टेज के 90 डिग्री लैग होती है। कितनी डिग्री, 90 डिग्री लैग। काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछे गए हैं, एक तो ये पूछा गया है। और अब देखो यहाँ पे मतलब कि आप समझते हो कि इसमें जो 100% जो आपका जो चुंबकीय फ्लक्स है, किसमें, इसमें 100% चुंबकीय फ्लक्स है। इसमें आपका जो है ना एयर गैप में इसमें कोई कमी तो हुई नहीं, इसमें कोई ज़्यादा तो हुआ नहीं।
तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि मोटर के सामान्य उत्तेजना पर या मोटर की नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल उत्तेजना पर मैग्नेटिक करंट की आवश्यकता, मैग्नेटाइज करंट की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो मैग्नेटाइज करंट यहाँ पर नहीं होता है। एक बार ये पूछा जाता है कि सामान्य उत्तेजना पर मोटर में मैग्नेटाइज करंट का मान कितना होता है? मैग्नेटाइज करंट का मान 0 होता है। ये भी आप लिख लेना इसके अंदर हो गया कि मैग्नेटाइज करंट कितना होता है। मैग्नेटाइज करंट कितना होता है, मतलब कि इस मैग्नेटाइज करंट का मतलब कि 100% जो फ्लक्स है इसको पूर्ति के लिए आता है। या अधिक हो गया तो डीमैग्नेटाइज करंट चाहिए और यदि कम हो गया तो उसमें मैग्नेटाइज करंट चाहिए। तो यहाँ पे इसका मान मैग्नेटाइज करंट का मान 0 होता है। काफ़ी बार आपसे पूछा जाएगा ये पे। तो एक कंडीशन ये आती है। दूसरी कंडीशन कब देखेंगे? जब इसके मान को, किसको, फील्ड उत्तेजना के मान को कम करेंगे तो कंडीशन क्या होगी। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे। सामान्य उत्तेजना देख ली, अब लिखेंगे कि फील्ड उत्तेजना। क्या लिखेंगे? दूसरा इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि सामान्य उत्तेजना होगी एक तो, और एक कम उत्तेजना। कम उत्तेजना मतलब निम्न, लो, या एक्साइटेशन डिक्रीज कर देते हैं। एक्साइटेशन क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे। या एक्साइटेशन घटने पर क्या होगा? कम उत्तेजना होगी या एक्साइटेशन डिक्रीज होगी। एक्साइटेशन घटने पर फील्ड उत्तेजना या क्षेत्र उत्तेजना कर देता हूं मैं। क्षेत्र उत्तेजना घटने पर क्या होगा? इसकी बार, अब की बार कंडीशन चेंज करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि फील्ड वाइंडिंग का जो धारा थी, मान लें कि आपकी 10 एम्पीयर धारा है। सपोज करना 10 एम्पीयर धारा या 3 एम्पीयर धारा, 2 एम्पीयर धारा मान लेते हैं, 2 एम्पीयर धारा है। अब 2 एम्पीयर धारा से आप लोगों ने 1.5 एम्पीयर इसमें रियोस्टेट के द्वारा 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करवा दी। तो कह सकते हैं अब क्या होगा? देखो 1.5 एम्पीयर आपने इस IF के मान को, आपने क्या किया है? IF के मान को कम किया है। तो कम करेंगे तो इसका चुंबकीय फ्लक्स IF क्या है? फील्ड फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। फील्ड फ्लक्स कम होगा तो देखो आपकी जो कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन में क्या था? EB का मान V के बराबर था। ठीक है। अब फील्ड उत्तेजना कम होगी तो इसका मतलब 100% जो आपका चुंबकीय फ्लक्स था एयर गैप में, तो एयर गैप का 100% चुंबकीय फ्लक्स था वो क्या होगा? कम हो गया। कम हो गया तो इसका मतलब कि किसका चुंबकीय फ्लक्स अधिक हुआ? φS। अब φA या आर्मेचर फ्लक्स या φS का मान अधिक होगा। ये क्यों? ये अधिक हो जाएगा, ये कम होगा तो अधिक होगा। और φF का मान कम होगा। तो मान लीजिए कि आपका 100% से कुछ कम हो गया। आपको यूनिटी पावर फैक्टर पर, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में चलाने के लिए क्या चाहिए? आपको एयर गैप में जो 100% फ्लक्स था, माना कि रोटर का फ्लक्स और स्टेटर का फ्लक्स दोनों बराबर थे, एक घट गया, एक ऑटोमेटिक उसमें अधिक हो गया, तो दोनों को बराबर चाहिए। तो IF को कम करने से, लिखना IF, फील्ड उत्तेजना को कम करने से फील्ड फ्लक्स कम होगा। एयर गैप में मैंने लिखा है फील्ड फ्लक्स कम होगा, एयर गैप में 100% फ्लक्स कम होगा। और अब क्या करेगा? ये इसको फ्लक्स को पूर्ति करने के लिए क्या करेगा? इस 100% एयर गैप में 100% फ्लक्स की पूर्ति करने के लिए क्या लिखेंगे? एयर गैप में 100% फ्लक्स को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? आर्मेचर क्या करेगा? आर्मेचर में धारा, लेगिंग धारा चलेगी। क्या करेंगे? आर्मेचर धारा लेगिंग चलेगी। IA का मान क्या होगा? लेगिंग होगा। लेगिंग मतलब और धारा एक्स्ट्रा लेगा ये, और उनके उसको मैग्नेटाइज करंट लेगा। मैग्नेटाइज करंट इसमें रिएक्टिव पावर लेगा, बाहर से रिएक्टिव पावर ले लेगा। और मतलब कि लाइन धारा का मान, जो लाइन धारा आती है ऊपर से लाइन धारा है, ये लेगिंग हो जाएगी। लेगिंग होते ही क्या होगी? रिएक्टिव पावर आएगी और रिएक्टिव पावर 100% फ्लक्स को पूर्ति करने के लिए करेगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि लेगिंग धारा कम हो जाएगी। इसमें आर्मेचर में धारा वोल्टेज से, इस वोल्टेज से, ये धारा नहीं है, ये वोल्टेज से क्या होगी? लैग हो जाएगी। लैग होते ही क्या होगा? जो अतिरिक्त चुंबकीय फ्लक्स होगा वो 100% फ्लक्स की पूर्ति करने के लिए होगा नहीं ऐसा, क्योंकि रिएक्टिव पावर क्या करेगी? पावर फैक्टर लेगिंग कर देगी और धारा का मान को बढ़ा देगी। यहाँ से इसमें IA का मान, ऐसे मान लो IA का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये फ्लक्स कम हो गया और ये धारा बढ़ जाएगी, तब जाके यहाँ पे कुछ पूर्ति होने के लायक होगा। IA का मान बढ़ेगा। अब IA का मान कब बढ़ेगा? क्योंकि लैगिंग धारा होगी। IA का मान, क्योंकि नॉर्मल धारा तो माना कि आपकी 10 एम्पीयर चल रही थी और आप लोग इस फ्लक्स के मान को कम कर दिया, इसकी धारा के मान को कम किया तो 10 से 12 चली जाए। 2 एम्पीयर धारा कहाँ से आ गई? लेगिंग के चक्कर में धारा का मान बढ़ जाएगा और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर लेगिंग हो जाएगा। पावर फैक्टर लेगिंग हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी आती है यहाँ पे।
तो आर्मेचर क्या करेगी, आर्मेचर धारा लैगिंग लेगी और एयर गैप में फ्लक्स को पूरा करने के लिए, एयर गैप फ्लक्स को पूरा करने के लिए। और अल्फा कोण में कोई परिवर्तन है क्योंकि लोड तो लगाया नहीं, इस अल्फा कोण जो ये कोण है लिख लेना कि लैगिंग धारा पर अल्फा कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इस उत्तेजना को कम करने, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्तेजना को कम करने से होगा। याद रखना बात, दो बातें आ गई, अल्फा कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धारा लैगिंग चलेगी, आई ए वोल्टेज से लैग हो जाएगी और मतलब कि पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में स्टेटर धारा आई ए का मान अर्थात आर्मेचर धारा कैसी होगी, इसमें जो आर्मेचर धारा होगी ना, ये कौन सी कंडीशन में, फील्ड उत्तेजना कम करने पर आर्मेचर धारा की कंडीशन क्या होगी, जो ये अभी लैगिंग चली इसकी कंडीशन क्या होगी, ये चुंबकीय प्रवृत्ति की होगी, आई ए क्या होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति की होगी। काफी बार पूछा जाता है, आई ए क्या होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति की होगी, क्योंकि इसको और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी ये इस 100% को पूरा करने के लिए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रवृत्ति की होगी। तो कह सकते हैं ये जो धारा बढ़ती है, नॉर्मल से जो धारा बढ़ती है वो कैसी होगी, नॉर्मल से जो भी धारा बढ़ेगी वो मैग्नेटाइज धारा होगी, नॉर्मल से धारा बढ़ेगी वो मैग्नेटाइज धारा होती है, वो मैग्नेटाइज धारा रिएक्टिव पावर की होती है। तो क्या करेगी, मोटर रिएक्टिव पावर लेना शुरू कर देगी। मैग्नेटाइज धारा रिएक्टिव पावर कहते हैं जो आई साइन फाई के बराबर होती है। तो एक तो था आई ए और दूसरा साइन फाई, रिएक्टिव पावर लेगी साइन फाई, तो कह सकते हैं ये धारा आई ए साइन फाई हो जाएगी, ये रिएक्टिव पावर होती है, ये रिएक्टिव धारा होती है। तो ये जो आई ए का मान मैं मिटा के थोड़ा लिख देता हूँ, आई ए का मान कैसा होगा, चुंबकीय प्रवृत्ति का होगा जो मैग्नेटाइज करंट लेगी। तो अब बात आती है कि फील्ड उत्तेजना घटने पर मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है, फील्ड उत्तेजना बढ़ने पर मैग्नेटाइजिंग करंट कहाँ होगा, फील्ड उत्तेजना घटने पर मैग्नेटाइजिंग करंट होती है जो कि 100% एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स को पूरा करने के लिए काम आती है और मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करना शुरू कर देती है। तो दो बातें आ गई, नॉर्मल कंडीशन आती है, नॉर्मल उत्तेजना पर मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करती है, धारा आई ए का मान मतलब कि लाइन धारा का मान वोल्टेज के इन फेज होता है। लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, मोटर रिएक्टिव पावर, आर्मेचर धारा रिएक्टिव पावर लेती है, रिएक्टिव पावर लेती है जिसे आई ए साइन फाई हो जाता है, मैंने लिख दिया आपको, और मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करना शुरू कर देती है। और मोटर में लैगिंग पावर फैक्टर जो धारा होगी वो मैग्नेटाइजिंग करंट लेगी। तो वहां मैग्नेटाइज करंट की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ मैग्नेटाइज करंट की आवश्यकता होगी। दो बातें लिख लेना यहाँ पे। लेकिन देखो इन सभी कंडीशन में, इस कंडीशन में भी क्या था, V का मान और इनपुट पावर का मान कांस्टेंट है, और इसमें भी क्या है, V का मान और इनपुट पावर का मान कांस्टेंट है। यहाँ V को बदल नहीं रहे हैं, V को मान में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब लिखेंगे आपकी तीसरी कंडीशन बताता हूँ कि फील्ड उत्तेजना को बढ़ाने पर, फील्ड उत्तेजना बढ़ाने पर क्या होगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फील्ड उत्तेजना बढ़ाने पर, क्योंकि अब आई एफ का मान इंक्रीज करेंगे, आई एफ का मान क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ये याद रखना बात। अब इंक्रीज करेंगे, आई एफ का मान बढ़ाते हैं, किससे, इस रियोस्टेट के द्वारा। एक्साइटर से जो धारा आती है, जो इसमें रोटर में धारा देती है, उसको मान को बढ़ाएंगे। पहले माना कि 2 एम्पीयर थी, अब 3 एम्पीयर करके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है ना, 3 कर दो, 4 कर दो, लेकिन बढ़ाएंगे। अब बढ़ाने से कंडीशन क्या होती है, अब बढ़ाएंगे, गौर से सुना मेरे, अब कुछ राज निकलेगा यहाँ पे। आई एफ का मान आप लोगों ने बढ़ाया तो बोलो इसका चुंबकीय फ्लक्स अधिक नहीं हुआ, तो कह सकते हैं फाई एफ अधिक होगा। आई एफ का मान बढ़ाएंगे, फाई एफ अधिक होगा, फाई एफ अधिक होगा तो वो जितना अधिक होगा वही चुंबकीय फ्लक्स इस आर्मेचर वाइंडिंग को काटेगा। तो जितना चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग को काटता है, क्योंकि ये घूमेगा, इसका मान बढ़ा तो ईबी का मान, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज जो फ्लक्स को काटेगा तो ईबी का मान बढ़ेगा, इसमें ईबी का मान बढ़ जाएगा। अब देखो बात आती है, बैक ईएमएफ का मान बढ़ जाता है। एयर गैप में फ्लक्स का मान लिख देते हैं, एयर गैप में फ्लक्स क्या होगा, पहले 100% था, अब 100% से अधिक हो जाएगा, 100% से अधिक होगा। अब वो जितना फ्लक्स अधिक गया है उसको कम करने की आवश्यकता होगी। इसमें जो फ्लक्स गया, इसका मतलब कि ईबी का मान बढ़ा तो मोटर ने क्या किया, लीडिंग करंट लेना शुरू कर दिया, आई ए लीडिंग हो जाएगी। आई ए का मान ऐसे मान लो बढ़ जाएगा, 100% गैप से अधिक होगा तो आई ए का मान बढ़ेगा, ही लिखना, आई ए का मान बढ़ेगा। पहले माना कि 10 एम्पीयर थी, फिर वो धारा 12 एम्पीयर चलेगी, तो जो धारा बढ़ती है वो लीडिंग होती है। माना कि 2 एम्पीयर धारा बढ़ी, आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, कि वो धारा लीडिंग होती है। जो इसलिए कह सकते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर उत्तेजना बढ़ाते हैं तो आई ए का मान लिख लेना, आई ए का मान बढ़ता है, फाई एफ का मान बढ़ता है,
और एयर गैप में फ्लक्स 100% से अधिक होता है और मोटर लीडिंग करंट लेती है, लीडिंग करंट लेती है। मोटर में धारा का मान लीडिंग हो जाएगा और कोस फाई का मान भी लीडिंग हो जाएगा। कोस फाई क्या हो जाएगा? लीड हो जाएगा। तो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करना शुरू कर देती है। फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाते ही मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करना शुरू कर देगी। फाई एफ का मान बढ़ जाएगा और आर्मेचर धारा का मान बढ़ जाएगा, लेकिन एक निश्चित मान तक। याद रखना, इसमें जो आप बढ़ाते हो, कोर्स सुनना, एक निश्चित मान तक, एक निश्चित मान पर धारा का मान बढ़ता है, फिर न्यूनतम हो जाता है। कितना बढ़ाएंगे? माना कि इसमें 100% फ्लक्स है, 105% फ्लक्स चला गया, सपोज करना। फिर आप धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ये फ्लक्स 5 से 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, तो फिर एक निश्चित मान तक, निश्चित मान तक IA का मान बढ़ता है, फिर न्यूनतम हो जाता है, न्यून हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोटर अब यूनिटी पावर फैक्टर पर मोटर में EB का मान V के बराबर हो जाता है। इसमें कितने बढ़ाने पर? धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। लिख लेना, धीरे धीरे IF का मान बढ़ाएंगे तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा? जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। दोनों बराबर होते धारा का मान तुरंत घट जाएगा, एक झटके के साथ घट जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप धीरे धीरे और बढ़ाओगे तो IA का मान और बढ़ाते हैं धीरे धीरे, फिर IA का मान फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, IA का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, IF का मान आगे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, तो IA का मान फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर बढ़ेगा तो मोटर क्या करेगी? लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। पहले तो उसने उस पावर फैक्टर को सुधारा, कौन से को? जो लेगिंग पावर फैक्टर था, जो कम थी, उसको सुधारा। सुधारने के बाद मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगी और IA कौन सी? आर्मेचर धारा वोल्टेज से लीड हो जाएगी। लिख लेना यहाँ पे, आर्मेचर धारा ये IA V से लीड होगी और ये आपका V और ये आपका I, ये आपका V और ये आपका I, इधर IA का मान हो जाएगा और EB का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, IA का मान लीड हुआ। आपको पता है कि मैंने IA रिजल्टेंट वोल्टेज से, किससे? रिजल्टेंट वोल्टेज में लिख देता हूं यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि IA ER से 90 डिग्री लैग होती है, ये आपको बताया था मैंने। और ये आपका हो गया V और ये आपकी होगी IA लीड हुई है यहाँ पे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चली है। और ये आपका हो गया इधर रिजल्टेंट वोल्टेज, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, ये लीड होगी, ये ER का मान होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा? ये EB का मान बढ़ेगा, EB का मान बढ़ेगा तो कहाँ तक? पहले यहाँ था अल्फा कोण के साथ साथ यहाँ पे था ना, अब इस EB का मान यहाँ पे आ जाएगा घट के, EB का मान घटना शुरू हो जाएगा। EB घटा है, ठीक है ना। अब EB का मान विपरीत दिशा में, मतलब कि EB का मान बढ़ना, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो EB का मान इस माइनस दिशा में और बैक जा रहा है, वापस जा रहा है, माइनस दिशा में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस एयर गैप में देखो, जो बड़ा फ्लक्स है उसको कम करने के लिए क्या चाहिए? जो ये लीडिंग धारा चली है, ये क्या करेगी? विचुंबकन प्रभाव उत्पन्न करेगी। लीडिंग धारा चली है, ये विचुंबकन करेगी कि इस जो 100% एयर गैप में लिख देता हूँ, विचुंबकन करेगी, विचुंबकन धारा लेगी। आर्मेचर धारा में विचुंबकन धारा होगी, जो एयर गैप में 100% फ्लक्स से अधिक फ्लक्स है उसको कम करेगी, कम करती जाएगी। ये धारा इसको कम करने की कोशिश करेगी और लास्ट में यूनिटी पावर फैक्टर आने के एक कगार पर जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि मोटर की यदि फील्ड उत्तेजना का धारा का मान बढ़ाते हैं, मोटर में फील्ड उत्तेजना की धारा का मान को बढ़ाते हैं, तो कौन कौन बढ़ता है? फील्ड उत्तेजना बढ़ाई, मैंने आपको बताया था ना कि फील्ड उत्तेजना बढ़ाते हैं। यहाँ से लिख लेना। फिर IF के मान को बढ़ाया तो फाई F बढ़ा, जिसके कारण क्या बढ़ा? EB बढ़ा, ठीक है ना। EB बढ़ा तो क्या हुआ? EB बढ़ने के बाद इसमें IA का मान बढ़ा, इसमें IF बढ़ा है तो कौन बढ़ेगा? फिर IA का मान बढ़ेगा। बढ़ा हुआ मान क्या करेगा? विचुंबकन धारा लेगी। विचुंबकन धारा से क्या होगा कि 100% एयर गैप का फ्लक्स का मान कम होगा और मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगी, ठीक है ना। लिख लेना। और मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कोस फाई पर कार्य करेगी। दो बातें आपकी आती हैं, ठीक है ना। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है? कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है।
ठीक है ना, या लीडिंग धारा लेता है, तो कह सकते हैं ये मोटर एक प्रकार की कैपेसिटर मोटर बन जाती है। क्या करेंगे, ये मोटर एक प्रकार की कैपेसिटर मोटर बन जाती है। कौन सी में, IF बढ़ाने पर ये कैपेसिटर की भांति कार्य करेगी। IF बढ़ाने पर ये कैपेसिटर की भांति कार्य करेगी, जिसको कहते हैं सिंक्रोनस मोटर तो है ही और कैपेसिटर का कार्य कर रही है। तो अति उत्तेजना वाली मोटर क्या कहेंगे, अति उत्तेजना, फील्ड बढ़ाने पर इसको क्या कहेंगे, अति उत्तेजना। ये अति उत्तेजना होगी। काफी बार ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, मोटर में लीडिंग पावर फैक्टर कब होता है, जब उत्तेजना का मान अति होता है, मतलब कि फील्ड धारा का मान अधिक होता है, ठीक है ना। और अति उत्तेजना वाले मोटर को क्या कहेंगे, सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे, सिंक्रोनस कैपेसिटर मान लेते हैं, इसको क्या कहेंगे, सिंक्रोनस कैपेसिटर कहते हैं। काफी बार पूछा जाता है सिंक्रोनस कैपेसिटर किसे कहते हैं, सिंक्रोनस कैपेसिटर क्या किसे कहते हैं, अति उत्तेजना वाली सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कैपेसिटर कहते हैं। काम क्या करती है, सिर्फ देखो पहले बढ़ावा पावर, पहले पावर फैक्टर लैगिंग था, फिर उसको बढ़ाया, फिर यूनिटी किया, फिर लीडिंग किया, तो पावर फैक्टर बढ़ाने के काम आती है। तो पावर फैक्टर बढ़ाने के आपके पास दो साधन हो गए, एक तो अति उत्तेजना वाली मोटर पावर फैक्टर बढ़ाती है और एक कैपेसिटर पावर फैक्टर बढ़ाता है, इसलिए इस मोटर को कैपेसिटर अपने सिंक्रोनस कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। तो तीन तथ्य निकल गए, एक तो होगा नॉर्मल उत्तेजना, एक निम्न उत्तेजना और एक अति उत्तेजना, एक नॉर्मल एक्साइटेशन, एक अंडर एक्साइटेशन और एक ओवर एक्साइटेशन। तो ओवर एक्साइटेशन क्या होता है ये आप लोगों ने देख लिया, अंडर एक्साइटेशन क्या होता है ये देखा, और एक नॉर्मल एक्साइटेशन क्या होता है ये आप लोगों ने देखा, और यही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाते हैं। तो मैं तीनों के बारे में आपको लिखा दूं लास्ट एंड में कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मैं आपको यहाँ ऐड करवा देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे आपको तीनों कंडीशन लिखा देता हूँ इस मोटर के बारे में, तीनों कंडीशन जो आपने पढ़ी हैं, क्या क्या होगा और क्या क्या परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आने की संभावना रहती है। तीनों कंडीशन लिख लो आप यहाँ पे। तो काली मोटर में उत्तेजना का प्रभाव, तीनों कंडीशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सामान्य उत्तेजना पर। सबसे पहले लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सामान्य उत्तेजना पर क्या देखा आप लोगों ने। पहली कंडीशन लिखो, सामान्य उत्तेजना, मतलब नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन पे क्या होगा, समझ गए। मोटर यूनिटी पावर फैक्टर कोस फाई क्या होगा, यूनिटी होगा। एक तो ये देख लिया आप लोगों ने, कोस फाई क्या होगा, मतलब एक होगा, ठीक है। आई ए का मान वी के, आई ए वी के इन फेज होगी। वी कौन सा है, जो मोटर में सप्लाई दिया जाए वोल्टेज है, 3 फेज वाला वोल्टेज, वी के इन फेज होगी। ये कंडीशन आएगी, वी और ये आई ए और ये वी, एक कंडीशन ही आती है। और मोटर कौन से पावर फैक्टर पर कार्य करती है, मोटर लिखना, मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करती है। यहाँ एक देखा आप लोगों ने, कोई मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता, कोई मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइज में लिख लो, मैग्नेटाइज धारा की आवश्यकता नहीं होती है। ये आप लोगों ने देखा था, धारा की आवश्यकता नहीं होती है। एक कंडीशन आप लोगों ने ये देखा, नहीं होती है। ये तो देखा इसमें नॉर्मल में। दूसरे में क्या देखा, दूसरे में देखा तो आप लोगों को, देखो दो कंडीशन देखी आप लोगों ने। दूसरे में होता है निम्न उत्तेजना। निम्न उत्तेजना वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा, इसको लिखते हैं अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन में क्या होता है वो और देख लो आप लोग, मैंने जो अभी पढ़ाया आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोस फाई क्या होगा, लैगिंग होगा। कितना लैगिंग होगा वो तो डिपेंड करता है अंडर एक्साइटेशन आप लोगों ने कितना किया है। एक तो कंडीशन आती है, मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है, लिख लेना, मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। आई ए का मान क्या रहेगा, वी के लैग रहेगा, वी के आई ए वी से लैगिंग होगी। एक कंडीशन ये आती है, ठीक है। दो बातें होगी। और क्या लिख सकते हैं, इसमें मैग्नेटाइजिंग धारा की आवश्यकता होती है। इसमें मैग्नेटाइजिंग धारा की आवश्यकता होती है, मैग्नेटाइज धारा की आवश्यकता होती है। इसमें मैग्नेटाइज धारा होती है, इसमें मैग्नेटाइज धारा नहीं होती है। दो कंडीशन आपकी आती है। मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। और देखो एक और आता है, तीसरी कंडीशन आपकी कौन सी थी, अति उत्तेजना। तीसरी कंडीशन थी आपकी अति उत्तेजना।
जिसको कहते हैं ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन पे क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हो। यहाँ ये प्रश्न सारे मैंने लिखवाए ना, भी लिखवा रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आए हैं और लगभग इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। ओवर एक्साइटेशन में क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, कोस फाई कैसा होगा, कोस फाई लीडिंग होगा, पावर फैक्टर लीडिंग होगा, मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगी। एक बात आ गई, आई ए आर्मेचर धारा वी के लीडिंग होती है, वी के लीडिंग होगी, एक कंडीशन आती है। यहाँ डीमैग्नेटाइज धारा की आवश्यकता होगी, क्या होगी, यहाँ डीमैग्नेटाइज धारा की आवश्यकता, लिखना, यहाँ मैग्नेटाइज की थी, यहाँ डीमैग्नेटाइज, डी मैग्नेटाइज धारा की आवश्यकता होती है। कौन सी धारा होगी, डीमैग्नेटाइज धारा होती है, आवश्यकता होती है, एक कंडीशन आ गई। और इस कंडीशन में क्या होगा, अति उत्तेजना वाली कंडीशन में मोटर कंडेंसर का कार्य करती है। इसमें लिख लेना मोटर कंडेंसर का कार्य करती है, आगे लिख लेना इसके मोटर कैपेसिटर का कार्य करती है, कैपेसिटर का कार्य। इसलिए इस मोटर को क्या कहेंगे, अति उत्तेजना वाली मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के नाम से जाना जाता है। लिखना, मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर या तुल्यकालिक संधारित्र के नाम से जाना जाएगा। ये अब तक का इस वीडियो में निष्कर्ष था। और दोस्तों अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यही है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आए बिना रुकेगा नहीं, मैंने आपको सभी बातें लिखवाई हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो समझ में आया या बीच में कुछ त्रुटि हुई, या इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार हुए वो आप कमेंट्स में जरूर लिखना। और जो दोस्त पहले बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन नियमित पैटर्न के आधार पर 0 लेवल से पॉइंट टू पॉइंट करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।